कैंसर ये डेवलप कैसे होता है? सो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स इनफैक्ट जो डक्ट्स होती हैं ब्रेस्ट में, उनकी जो लाइनिंग सेल्स होती हैं वो डिसऑर्डरली वे में ग्रो करने लगती हैं। इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते हुए केसेस दिख रहे हैं? नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, सही समय पर फर्स्ट बेबी पैदा ना होना। कितना अर्ली भी किसी को ये डिटेक्ट हो सकता है? यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर लेडी देखी थी वो 24 इयर्स की एज पर देखी थी। ब्रेस्ट कैंसर क्या सिर्फ विमेन में ही होता है? अगर हम 100 मरीज देखते हैं इन विमेन, सो उन 100 के पीछे एक आदमी भी होता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, कि मेन को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं किसी भी एक फीमेल बॉडी के लिए? निप्पल हो सकता है अंदर की तरफ टर्न कर जाए, जिसको कहते हैं निप्पल रिट्रैक्शन, या एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए? सो 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की या औरत को अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद ही करना चाहिए। पहले इसमें लेडी को एक मिरर के आगे खड़े होकर देखना है कि राइट और लेफ्ट साइड सेम लेवल पर हैं, कहीं कोई बल्ज तो नहीं दिख रहा, बट फ्लैट ऑफ फिंगर से यूज़ करके उसको पूरा जैसे क्लॉकवाइज मूव करें, 12 बजे से शुरू करके 3, 6 और फिर 9 और 12। हेयर फॉल होता है जो आप देखते हैं, बॉल्ड हो जाते हैं जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, ये क्यों होता है? कि ये जो हेयर फॉल होता है कीमोथेरेपी से वो टेम्परेरी है। कोई बोलता है कि टाइट ब्रा पहनने से भी आपको कैंसर हो सकता है, और टाइप ऑफ ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर रिस्क का कोई एसोसिएशन नहीं है। क्या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहा है तो उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? सो ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव। अनमैरिड वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या ऐसा है? ये मिथ नहीं है। डॉक्टर ज्योति वाधवा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, माय डॉक्टर प्लेजर। ज्योति, सबसे पहला सवाल यही आता है मन में कि कैंसर हम लोग सुनते हैं और अक्टूबर दिस इज़ द मंथ फॉर कैंसर अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो कैंसर ये डेवलप कैसे होता है, क्या हो रहा होता है बॉडी में? सो ये बेसिक सवाल है, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैंसर है क्या। सो कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस है जिसमें सेल्स जो हैं वो डिसरेगुलेटेड ओवर ग्रोथ की शिकार हो जाती हैं। तो जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो मतलब कैंसर डेवलपिंग इन ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स इनफैक्ट जो डक्ट्स होती हैं ब्रेस्ट में, उनकी जो लाइनिंग सेल्स होती हैं वो डिसऑर्डरली वे में ग्रो करने लगती हैं और ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं। दे आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल एंड देन दे ऑल्सो एक्वायर द एबिलिटी टू स्प्रेड हेयर देयर। वो इधर उधर भी फैल सकती हैं और तभी हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हैज़ टू बी स्टेज्ड। तो ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर है जो ब्रेस्ट में होता है जब सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो करें और डिसऑर्डरली वे में ग्रो करें, कि जब उनको रुक जाना चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ग्रोथ के बाद वो रुक नहीं पाती। वो जो कंट्रोल है, जो संयम है, वो खो देती हैं, तो कैंसर डेवलप होता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कारण हो सकते हैं? सो breast cancer, I want to say, is still predominantly a lifestyle related disease. हालांकि 100 में से 5 से 10 केसेस जो हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ स्टिल लाइफस्टाइल रिलेटेड। सो ऐसे हम बात करें कि वो क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। सो उसमें इंक्रीजिंग वेट, obesity, sedentary lifestyle, lack of exercise, hormone replacement therapy, alcohol का सेवन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, सही समय पर फर्स्ट बेबी पैदा ना होना, आफ्टर द एज ऑफ 30 फर्स्ट बेबी का पैदा होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेल आइडेंटिफाइड और वेल रिसर्च्ड हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। अच्छा, जो आपने अभी लाइफस्टाइल की बात करी, तो एक्चुअली हम लोगों की लाइफस्टाइल अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, दिखती है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पे भी रह रहे हो, तो लाइफस्टाइल एक्चुअली है प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इतना ज़्यादा बढ़ना जो आजकल हम केसेस देख रहे हैं, अगर आप देखिए तो अभी एक केस आया था, जो एक एक्टर हैं हिना खान, उनको भी कैंसर हुआ था, उन्होंने भी उससे रिकवर किया है। तो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते हुए केसेस दिख रहे हैं? सिर्फ लाइफस्टाइल ही इसका कारण हो सकता है या फिर कुछ और भी? नहीं, इनफैक्ट एक वजह आइडेंटिफाई करना एक किसी गिवन पेशेंट में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल हम ऐसा भी देखते हैं कि यंग एज पर हो रहा है, पेशेंट ओवरवेट या ओबीज नहीं है फिर भी एक्टिव है,
और सो कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, फिर भी उसको कैंसर हो सकता है. सो आई ऑल्सो वांट टू से कि देर आर स्टिल सम अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स, बट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी जो फैक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई जो किए गए हैं उसको हम कहते हैं 2 कैटेगरीज. एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिन पे हम एक्शन ले सकते हैं. जो और क्योरेबल है. नहीं, क्योरेबल नहीं, मॉडिफाइबल हैं. और अगर हम उन फैक्टर्स का ध्यान रख लें तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं. एक दूसरी कैटेगरी जानना बहुत ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल. सो उनको भी आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है. जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी ऑल्टर्ड जीन्स हैं जो आपने इनहेरिट की हैं और फिर ऊपर से आपका लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, सो वो ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देगा. इंक्रीजिंग एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर. अगर किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है सो उसको दूसरी साइड पर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है. सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. सो ये 2 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना और सेग्रीगेट करना बेहद ज़रूरी है. ये जो आपने मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल बोला, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है. राइट. सो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में फैक्टर जो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाता हो. राइट. सो इनको हम 2 तरीके से देखें. एक तो जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि हमारी समय के साथ एज तो बढ़ेगी ही. राइट. आपने कुछ सेट ऑफ जीन्स इनहेरिट किए हैं, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते. राइट. है ना. अगर आपकी मौसी, मम्मी या किसी और बुआ किसी को था ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता. यू कांट गो बैक इन पास. सो वो एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है. फिर आपका मान लीजिए किसी का एक साइड का, राइट साइड का ब्रेस्ट कैंसर का कुछ साल पहले इलाज हुआ था, सो आपका लेफ्ट साइड पे ब्रेस्ट कैंसर का होने का रिस्क ऑटोमेटिकली कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो ये भी एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. बट एक दूसरी कैटेगरी ऑफ रिस्क फैक्टर्स है जो कि मॉडिफाइबल है और ये काफ़ी बड़ी कैटेगरी है. सो इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम अवेयर हो जाएं कि भाई ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा सकते हैं और हम सजग हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और अपनी लाइफस्टाइल को फिर हम उस ढंग से जिएं कि वो रिस्क हम कम कर पाएँ, तो वो हो गए मॉडिफाइबल. इसमें क्या क्या आता है? अल्कोहल का इंटेक, है ना, और अपना वेट कंट्रोल रखें स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज. फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी डाइट जैसे जंक फूड वगैरह जो हमारे को ना सिर्फ ओबेसिटी देता है बल्कि इन मैनी अदर डिफरेंट वेज हमें हार्म करता है. फिर कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं. ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन ड्रिवन कैंसर है. ईस्ट्रोजन नाम का फीमेल हार्मोन होता है जिसके अंतर्गत, जिसके प्रभाव में ब्रेस्ट कैंसर ग्रो करता है सेल्स. तो वो हम ऐसी एक्सटर्नल एक्सोजेनस ईस्ट्रोजन का अपनी बॉडी को एक्सपोजर कम करें, है ना, तो वो भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बन जाता है. जो एज की आप बात कर रहे थे, कितना अर्ली भी किसी को ये डिटेक्ट हो सकता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो? सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर लेडी देखी थी वो 24 इयर्स की एज पर देखी थी. वेस्ट और इंडिया में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हमारे पेशेंट्स ज़्यादातर यंग होते हैं. इनफैक्ट हमारे यहाँ जब पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं वो अक्सर 8 से 10 साल यंगर होते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन. सो हमें ये लगता है कि हम एक डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स जिनकी कैंसर बायोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है उनसे डील करते हैं. और उनका सब टाइप भी डिफरेंट होता है. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक सब टाइप होता है. सो उसका प्रोपोर्शन भी हम अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा देखते हैं. डॉक्टर ज्योति, एक सवाल ये भी आता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या सिर्फ वुमेन में ही होता है या फिर मेन बॉडी में भी हो सकता है? बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम 100 मरीज देखते हैं इन विमेन, सो उन 100 के पीछे एक आदमी भी होता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है. सो ये रेशो समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि मेन कांट हैव ब्रेस्ट कैंसर. दे ऑल्सो नीड टू बी इक्वली अवेयर एंड अलर्ट कि मेन को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर. तो इसमें ऐसा मतलब चांसेस बिल्कुल नहीं है कि ना के बराबर चांस नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है. और ये भी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है. बिल्कुल सेम जो फैक्टर्स फीमेल्स में काम करते हैं, एक्ट करते हैं, वही मेल में काम करते हैं. और उनका इनफैक्ट स्टेज फॉर स्टेज मेन और विमेन
का ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो सिमिलर तरीके से ही होता है। अच्छा, और ये जो आपने अभी एक हार्मोन की बात की थी जिसकी वजह से ये आपने कहा कि ये डेवलप होता है ब्रेस्ट कैंसर, एस्ट्रोजन आई के ईस्ट्रोजन। तो ये एक्चुअली और क्या कुछ काम करता है बॉडी के अंदर, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है या फिर नहीं होता है, क्या इसके बारे में थोड़ा और बताएं? नहीं, ईस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट देयर इज एक्स्ट्रा ओवेरियन प्रोडक्शन ऑल्सो, जैसे कि फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू में भी कन्वर्शन से ईस्ट्रोजन बनता है, और ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बोन हेल्थ। सभी ये जान के आपको शायद हैरानी हो कि जैसे मीनोपॉज अटेन कर लेती हैं विमेन, तो उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस और बोन वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बोन हेल्थ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इन पोस्ट मीनोपॉजल विमेन। सो ईस्ट्रोजन के अपने फ़ायदे हैं। ओके, अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं किसी भी एक फीमेल बॉडी के लिए? सो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली वार्निंग सिम्टम्स और साइंस कहें, सो कोई भी ब्रेस्ट में एसिमेट्री, एक गांठ का होना, ना सिर्फ ब्रेस्ट में बल्कि आर्मपिट में, बगल में कोई गांठ होना, ये आपको इमीडिएटली सतर्क करें और कहें कि भाई डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें। स्किन चेंज जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि जो ओवरलाइंग स्किन होती है उसका टेक्सचर, उसकी अपीयरेंस वो चेंज हो जाती है, या तो वो पकड़ हो सकती है, जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस, जैसे संतरे का छिलका होता है कि कहीं छेद, पिट्स और कहीं स्वेलिंग, सो वैसी अपीयरेंस हो जाती है। निपल हो सकता है अंदर की तरफ टर्न कर जाए, जिसको कहते हैं निपल रिट्रैक्शन, या एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। ओके, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं विच शुड रेज अ सस्पिशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, इसमें कई बार बात होती है कि मैंने अपने कलीग से भी इस पर बात करी, और सेल्फ एग्जामिनेशन की बात आती है, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसकी, कितनी दिनों में करना चाहिए इसको? सो 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की या औरत को अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद ही करना चाहिए, हर महीने। कब करना चाहिए? पीरियड्स के बाद। पीरियड्स के बाद का जो नेक्स्ट वीक होता है उसमें करें। जो लेडीज़ को अब पीरियड्स बंद हो चुके हैं, जो पोस्ट मीनोपॉजल हैं, वो अपना एक फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें। ये देखा गया है खासकर इंडिया में, जहाँ सबको मेमोग्राम और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकता है ना हो, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमारे देश के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अवेयरनेस और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या कुछ दिखना चाहिए हमें? सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत आसान होता है, एक सिंपल टेस्ट है। पहले इसमें लेडी को एक मिरर के आगे खड़े होकर देखना है कि राइट और लेफ्ट साइड सेम लेवल पर हैं, कोई एसिमेट्री, जो मैंने अभी स्किन चेंजेस मेंशन किया आपको, वैसा कुछ तो नहीं दिख रहा, कहीं कोई बल्ज तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ अंदर धंसा हुआ तो नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद अपने हाथों से, सो ये जो हमारा फ्लैट ऑफ फिंगर्स होता है, 3 उंगलियां, ये बड़े काम की उंगलियां हैं, है ना, इनकी फ्लैट से ऐसे पोक नहीं करना होता टिप से, बट फ्लैट ऑफ फिंगर से यूज़ करके उसको पूरा जैसे क्लॉकवाइज मूव करें, 12 बजे से शुरू करके 3, 6 और फिर 9 और 12 सारे क्वाड्रेंट्स को, ताकि कोई भी एरिया मिस ना हो। उसको छूते हुए फील करना है कि कोई गांठ नहीं है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, और बेहद ज़रूरी है कि आर्म पिट को, बगल को ना भूलें। ओके, सो ब्रेस्ट को तो एग्जामिन करना ही है, साथ में बगल को भी एग्जामिन करना है, देखना भी है और महसूस भी करना है कि वहाँ कोई गांठ तो नहीं बैठी। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में गिल्टी तो बेहद छोटी होती है और हो सकता है पकड़ में ना आए, बट आर्म पिट में जो गिल्टी है वो बड़ी हो। सो वो भी एक पहला लक्षण हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया मेमोग्राम, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को एक लंप कुछ मिल जाता है, तो पहला तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जाएगा डॉक्टर के पास, जाकर उससे पूछेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, बट खुद किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर कुछ लंप मिल जाता है तो बॉडी में? सो सबसे पहले तो अगर किसी ने कोई गांठ या वो लक्षण जो मैंने अभी बताए थे वैसे कुछ भी नोटिस किए अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर। ओके, वो डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो सकता है बेस्ट,
है ना, कैंसर स्पेशलिस्ट। Right. बट अगर वो नहीं है तो कोई फिजिशियन, कोई गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन भी आपको गाइड कर पाएगा। तो इमीडिएटली सीक अ मेडिकल एडवाइस, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो डॉक्टर एग्जामिन करके आपको बताएगा और फिर आगे और टेस्ट एडवाइस करेगा। वो टेस्ट मैमोग्राम भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, कभी कभी MRI ब्रेस्ट भी हो सकता है, और फिर अगर सस्पिशन उस पर कंफर्म होता है तो फिर एक बायोप्सी की जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। तो पहला तो हो गया क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर हो गया एक स्कैन जैसे कि मैमोग्राम विद और विदाउट अल्ट्रासाउंड और MRI, और थर्ड टेस्ट हो गया बायोप्सी ऑफ द सस्पिशियस लीजन। सो ये ट्रिपल टेस्ट हमें बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। अच्छा, कोई अगर बड़े शहरों में रह रहा है जहाँ पर मेमोग्राम अवेलेबल है, तो अगर उसे सेल्फ एग्जामिनेशन में मेमोग्राम कराना है तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है? मैमोग्राम इज नथिंग बट अ सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। उसमें क्या किया जाता है कि ब्रेस्ट को 2 प्लेट्स के बीच में कंप्रेस किया जाता है और एक्सरेज पास की जाती हैं और एक फोटो बन के आती है जिसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। सो इसकी तकनीक में भी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी सुधार हुआ है कि 3D डिजिटल मैमोग्राफी आ गई है जो हमें डिटेल स्टडी करने के लिए अलाउ करती है। सो मैमोग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हालांकि अभी हाथ से कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही, ना ब्रेस्ट में ना आर्मपिट में, लेकिन हो सकता है वहाँ कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। सो मैमोग्राम मेक्स अस डिटेक्ट कैंसर मच अर्लियर when it's just a few millimeters in size, है ना, बहुत अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में ही, और उसकी भी बहुत अर्ली स्टेज 1 में हमें इसको कहते हैं स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बाय द टाइम यू फील इट विद योर फिंगर्स और हैंड और योर डॉक्टर्स कैन फील इट, मैमोग्राम कैन डिटेक्ट इट मच अर्लियर। तो अगर ये सेल्फ एग्जामिनेशन का कोई पार्ट बना लेता है मेमोग्राम को, तो इसको कितना ऑफन, हर महीने ही यूज़ करना चाहिए, मतलब इसको करवाना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपने आप एक तो जाके मेमोग्राम नहीं कराना चाहिए, पहले डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए मेमोग्राम सही टेस्ट है या नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट। यहाँ हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की। सो उसके लिए रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, इंडियन गाइडलाइंस हैं कि 40 साल के बाद ही मैमोग्राम हम करते हैं। तो पहला मैमोग्राम 40 इयर्स ऑफ एज पे करना चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर से बात करिए कि हर साल या हर 2 साल में एक बार कराना है या कैसे कराना है। कई बार हम ये जो कैंसर स्क्रीनिंग है ये वी हैव टू स्टार्ट एट अ यंगर एज। फिर उसमें क्या फैक्टर्स हमें डॉक्टर को सजेस्ट करेंगे कि अब यंगर एज में करने की ज़रूरत है या MRI करने की ज़रूरत है, यानी वो होगी आपकी फैमिली हिस्ट्री। सो इसलिए डॉक्टर से मिलें पहले एंड लेट डॉक्टर गाइड यू कि कौन सा टेस्ट किस एज पर करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लंप या फिर जो आप गांठ की बात कर रहे हो तो वो कैंसर ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल। इनफैक्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो लंप्स होते हैं ब्रेस्ट में, जो गांठें होती हैं, वो कैंसर नहीं होती। वो बिनाइन होते हैं, कोई सिस्ट है या फाइब्रोएडिनोमा है ना, लेकिन कैंसर नहीं है। सिर्फ 1 या 2 बार आउट ऑफ 10 वो कैंसर टर्न आउट होता है। सो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि घबराना नहीं चाहिए। डोंट फियर इट, गेट योर सेल्फ इवेलुएटेड, गो टू अ डॉक्टर, सीक इमीडिएट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो हो सकता है वो कैंसर है ही नहीं और आप खाम में एंग्जाइटी और फियर से जी रहे हैं। राइट। आप 80% चांसेस रहते हैं कि ना हो। बिल्कुल। 20% चांसेस है अगर कोई लंप मिलता है तो आपके ब्रेस्ट में, तो वो कैंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता हो, परवाह ना करे, किसी को भी अगर महसूस होता है कि अगर कैंसर उसको है, डिटेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या स्टेजेस क्या होती हैं इसको अगर हम डिटेल में समझें थोड़ा? हाँ, सिर्फ ये कह देना कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये काफ़ी नहीं है। एज डॉक्टर्स हमें इलाज के लिए उसको स्टेज करना बेहद ज़रूरी है, और स्टेज हम करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पर। तो मोटा मोटा अगर बोले तो 4 स्टेजेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, 1, 2, 3, 4। सो ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, वो बगल की गिल्टियों तक फैल गया है या नहीं फैल गया, और फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल गया है या नहीं। सो स्टेज 1 होगी, एक छोटा सा ट्यूमर होगा जो सिर्फ ब्रेस्ट में होगा, अभी आर्मपिट में नहीं फैला होगा। स्टेज 2 होगा जो अभी अर्ली थोड़ा और बड़ा हो गया है या एक गिल्टी तक पहुंच गया है। स्टेज 3 होगा जब वो लोकली स्किन को इन्वॉल्व करने लग गया है या मल्टीपल गांठें हो गई हैं उस रीजनल एरिया में। और स्टेज 4 होगा जब वो बाकी के बॉडी पार्ट्स में बियॉन्ड आर्मपिट वो फैल गया है, जैसे कि बोन्स, लिवर, लंग्स या कहीं और।
सो Okay. वो होती है जिसको हम सो कॉल्ड लास्ट स्टेज बोलते हैं। ओके, वो स्टेज 4 स्टेज कहलाती 4, है। हाँ जी। तो अब इसके ट्रीटमेंट की हमने कई बार बात सुनी हुई है कि बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसमें कीमो की बात होती है, रेडिएशन की बात होती है। तो हर एक स्टेज के हिसाब से क्या कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट को, वो अगर आप बताएं। सो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई एक स्पेशलिस्ट उसका कंप्लीट इलाज नहीं कर सकता, है ना। सो देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड बिसाइड्स डॉक्टर्स अदर स्पेशलिस्ट हु वुड गिव देयर इनपुट्स, है ना, कि आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपना दिमाग लगाते हैं। इनफैक्ट ट्यूमर बोर्ड भी बैठता है हर केस के लिए। तो इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ जो आपने अभी नाम लिए, सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, आपने बोला कीमोथेरेपी, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि अब जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का इलाज है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो सिर्फ कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं है। ओके। कई साल पहले तक क्या था कि कीमोथेरेपी और हार्मोन ट्रीटमेंट, ये बस 2 ही मेडिकल ट्रीटमेंट्स थी। बट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपी है, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स हैं। सो कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, कौन सी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है, वो डिसाइड करेगा कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कौन सी इनमें से दवाई या कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइज आपको सजेस्ट करेगा। ओके। सो ट्रीटमेंट एडवांस हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि स्टेज 4 ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सो कॉल्ड लास्ट स्टेज, भी 100% ट्रीटेबल है। इट्स नॉट क्योरेबल but it's still treatable with very good outcomes, है ना, with well maintained quality of life, improving quantity of life. So treatments काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर अर्ली डिटेक्ट करेंगे, उसको स्टेज 1-2 में ही डिटेक्ट करेंगे, तो इट्स क्योरेबल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, मोर देन 90% क्योर रेट्स। कोई आपके ऐसे पेशेंट्स हों जिनकी स्टोरी आप लगता हो कि उनकी स्टोरी यहाँ सबके साथ पहुँचनी चाहिए, अगर आप वो बताना चाहें कि वो मोटिवेशनल स्टोरी हो, कैसे उन्होंने वापस रिकवर किया, कैसे कुछ उन्होंने झेला, उसके बाद फिर वापस वो लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं जो मैं दर्शकों को चाहूँगी कि वो जाने और उनसे हिम्मत बनाएं अपनी और अपना सही इलाज कराएं। जैसे मैंने बताया, स्टेज 1, 2, 3, ये 3 स्टेजेस में तो हमारी ट्रीटमेंट का एम क्योर होता है, और स्टेज 4 में होता है जब हम बाय डेफिनेशन क्योरेटिव नहीं उसको लेबल लगा सकते, बट पैलिएटिव भी बहुत इफ़ेक्टिवली की जा सकती है। सो क्योर के बाद बहुत सारे मरीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने हिम्मत रखी, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखा, उनको सही समय पर सही इलाज मिला, और इसलिए उनके पास बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सो वो अब ना सिर्फ कैंसर फ्री जी रहे हैं for years together. I am a medical oncologist for more than 2 decades. तो इन सालों में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अपना सही इलाज कराकर कैंसर फ्री जी रहे हैं और बाकी पेशेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। I also want to share कि स्टेज 4 के भी बहुत सारे मरीज़ हैं जो मैंने अभी बताया कि ट्रीटमेंट्स हैव एडवांस्ड, ट्रीटमेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। सो अब ये वो लोग हैं जो कुछ गोली खाते हैं, 2 गोलियां खाते हैं रोज़ और सालों साल ठीक चल रहे हैं, और या एक सिंपल सा इंजेक्शन लगवाते हैं जो टारगेटेड दवाई का एक इंजेक्शन है, और कई सालों से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उनके पेट स्कैन्स में भी कंप्लीट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स मेंटेन्ड है फॉर ईयर्स टुगेदर। तो स्टेज 4 वाले पेशेंट्स भी बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। सो बात यह है कि सही समय पर सही इलाज मिलना बेहद ज़रूरी है। अभी आपने बोला कि 20 साल हो गए आपको इस यहाँ पर सर्व करते हुए, आप पेशेंट के साथ लगातार मिल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, ये मेरा सवाल था कि आज से 20 साल पहले और आज जब हम AI के ज़माने में हैं, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, क्या डिफरेंस लगता है आपको ट्रीटमेंट में? सो बहुत मेजर, जिसको कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं कैंसर ट्रीटमेंट की, अब बहुत सारे कैंसर्स में हो चुकी है, और ब्रेस्ट कैंसर में तो बहुत ही ये जो शिफ्ट है मैंने खुद विटनेस किया है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि सिर्फ हमारे पास कुछ कीमोथेरेपी दवाइयाँ होती थी, कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट्स होती थी, फिर धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ है, ओवर पास 2 डेकेड्स जो चेंज मैंने खुद विटनेस किया है कि हमारे पास नॉवल
कीमोथेरेपी ड्रग्स विच आर मोर रिफाइंड विद लेस ऑफ प्रॉब्लम्स, वो आ गई हैं। उनका ड्रग डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव हो गया है। हार्मोन ट्रीटमेंट्स में नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हुआ है वो हुआ है टारगेटेड थेरेपीज़ की। अब हम क्या करते हैं कि कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को हम जेनेटिक लेवल पर एनालाइज कर लेते हैं, डीएनए और आरएनए लेवल पर। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग। और फिर हम बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड ऑल्टरेशन या ड्राइवर म्यूटेशन हम एक उसको स्पेसिफिक टारगेटेड दवाई बताते हैं मरीज़ के लिए, और वो फिर उन्हीं टारगेट्स को टारगेट करती है और बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो यह है टारगेटेड थेरेपी, जो पहले नहीं थी। एक और न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स विच मेड द रिसर्चर्स अर्न देयर नोबेल प्राइज आल्सो इज इम्यूनोथेरेपी। सो जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक पर्टिकुलर सबसेट होता है जिसको कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसमें इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर है। सो वो एक नई सेट ऑफ दवाइस है। और लेटेस्ट जो है वो है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स जो ब्रेस्ट कैंसर्स में बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी। तो इसलिए रिसर्च तो ऑनगोइंग है और नई एडवांसेस आ रही हैं। इसलिए अवेयर रहें, सही डॉक्टर से मिलें, सही समय पर मिलें और सही इलाज मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे केसेस जो हम लोग जिन्होंने कैंसर को झेला है और उसके बाद फिर रिकवर कर गए हैं, उनके हमने इंटरव्यू सुने। इवन जो एक जिसका मैंने जिक्र किया, जिस एक्ट्रेस का हिना खान नाम था उनका, तो मैं उनका इंटरव्यू ऐसे ही देख रहा था आपसे बात करने से पहले। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस रहता था जब कीमो उनका चल रहा था। तो ये कीमो एक्चुअली होता क्या है और इतना पेनफुल ये क्यों होता है? और एक सवाल इसमें और आता है कि जो हेयर फॉल होता है, जो आप देखते हैं बॉल्ड हो जाते हैं जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, ये क्यों होता है? सो कीमोथेरेपी मैं ये कहना चाहूँगी कि पेनफुल नहीं है। ओके। या एंटी कैंसर इलाज पर से पेनफुल नहीं है। अगर हम फिजिकल पेन की बात करें, है ना, कभी किसी को छाले हो जाएं मुंह में, थोड़े अल्सर्स हो जाएं, दैट कैन लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ पेन। रेडियोथेरेपी से लोकल थोड़े रिएक्शंस हो जाएं, स्किन रिएक्शन, दैट कैन बी टेम्परेरली प्रॉब्लमैटिक। बट ग्रॉसली ओवरली स्पीकिंग कोई भी एंटी कैंसर इलाज पर से पेनफुल नहीं होता इतना। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि हेयर फॉल। नाउ दैट कैन बी साइकोलॉजिकली पेनफुल फॉर मैनी वेमेन। बट ये भी जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद सम मेजर्स, लाइक वी हैव स्कैल्प कूलिंग डिवाइसेस नाउ अवेलेबल, जो कि हेयर फॉलिकल्स तक जो कीमोथेरेपी की मात्रा है वो कम पहुंचाती हैं ठंडक प्रोड्यूस करके। तो उससे हेयर फॉल कुछ सिग्निफिकेंट डिग्री तक कम किया जा सकता है। एक और चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि ये जो हेयर फॉल होता है कीमोथेरेपी से, वो टेम्परेरी है। तो जब कीमोथेरेपी फिनिश हो जाएगी उसके 2-3 महीने बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। सो वो एक टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है जो कि रिड्यूस किया जा सकता है, बट वो एक टेम्परेरी है और वापस बाल ज़रूर आ जाएंगे। तो इसलिए उसकी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, कीमोथेरेपी वर्ड सुन तो मेडिकल टर्म तो हमें पता ही है सबको, लेकिन ये अगर हम नॉर्मली इसको समझना चाहें कि इसमें होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है इसमें? सो ये वो एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं जिसको हम जैसे नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज जैसे फ्लूइड में मिलाकर एक ड्रिप के थ्रू देते हैं, ओके, इंट्रावीनसली, है ना। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स ऐसी भी हैं जो अब टैबलेट फॉर्म, गोली रूप में अवेलेबल है। ओके। सो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में यूज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। बट ये बिल्कुल जैसे ड्रिप, सलाइन का ड्रिप लगता है, ये वैसे ही होती है। क्योंकि इनसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए उससे पहले हम एक छोटा सा फ्लूइड देते हैं, दवाई, जो कि जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकेशन, ताकि वो रिएक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जैसे नॉज़िया, वॉमिटिंग ना हो या कुछ और रिएक्शन ना हो। सो पहले थोड़ा सा प्री मेडिकेशन देते हैं, फिर ये मेडिकेशन एंटी कैंसर ड्रग कीमोथेरेपी वो देते हैं, और उसके बाद एक नॉर्मल सलाइन का फ्लश, दैट्स ऑल। ओके, है ना। सो ये नॉर्मल जैसे ड्रिप लगवाना होता है वैसा ही होता है। और ये कितने दिन चलता है? सो इसकी ड्यूरेशन और स्केड्यूल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ड्रग दैट वी चूज। ओके, है ना। इट कुड बी वीकली, इट कुड बी once in 3 weeks और once in 4 weeks। वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी दवाई चुनी उस मरीज के लिए। अच्छा, एक बार किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके बाद पूरा मेडिकेशन हो गया, अब वो ठीक हो गया, क्या दोबारा हो सकता है? हो सकता है, और इसीलिए लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना बेहद ज़रूरी है। एक सबसेट होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, HER नेगेटिव
ब्रेस्ट कैंसर, ये अच्छा टाइप माना जाता है, बट इसकी एक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये बहुत सालों बाद वापस आ सकता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बाद में तो साल में एक बार, जैसे आप कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का पेशेंट भी अपना चेकअप कराता ही है, सो ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट एक बार इलाज हो गया, आप कैंसर फ्री डिक्लेयर हो गए, गुड, ग्रेट, लिव योर लाइफ नॉर्मली, बट ऑल्सो गेट योर एनुअल चेकअप डन। ओके अच्छा, बहुत सारे मिथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं कैंसर को लेकर। कोई बोलता है कि टाइट ब्रा पहनने से भी आपको कैंसर हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रा पहननी चाहिए या फिर नहीं पहननी चाहिए। कैंसर से कैसे इसको रिलेट करके देखा जाता है? ये मिथ है, और टाइप ऑफ ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर रिस्क का कोई एसोसिएशन नहीं है। ओके और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात आपने शुरू में भी करी थी, इसका क्या कैंसर से रिलेशन है? क्या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहा है तो उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव, so the ladies should breastfeed their newborn child for as long as possible, but preferably at least for 1 year, अगर आप अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करना चाहते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गुड, इट्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ओके अगर मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाता है, कोई मान लीजिए उसको प्रॉपरली तरीके से फीड नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या है इसमें? सो अपने बाकी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रख ले। जैसा कि मैंने बताया था, आपके बाकी मॉडिफाइबल कोई एक फैक्टर अक्सर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने इनहेरिट की फॉल्टी जीन, जैसे कॉमन नाम आपने सुना होगा BRCA1 और 2 म्यूटेशन, है ना। तो अगर किसी ने ये ऑल्टर्ड जीन भी इनहेरिट की है अपने फैमिली मेम्बर से, तब भी निराश ना हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको 100% ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने एपिजेनेटिक्स को ठीक कर लें, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक कर लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख लें, तो टू अ लार्ज एक्सटेंट ये ऑल्टर्ड जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी, और आप फिर भी ब्रेस्ट कैंसर या और कैंसर से बच जाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही चलते हैं कि कैंसर के इलाज उससे भी उनको मिल जाते हैं। कोई हर्बल ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर का? नहीं। सो साइंटिफिकली प्रूवन तो वही इलाज हैं जो मैंने आपको बताया है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स। क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो कैंसर का प्रिवेंशन किया जा सकता है, और अगर हाँ किया जा सकता है तो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? एक्सरसाइज इनफैक्ट हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, इंक्लूडिंग कैंसर, और इट वर्क्स इन मोर देन वन वेज आई वुड से। एक तो आपका वेट वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करेगी, ऊपर से एक्सरसाइज के और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होंगे, आपको मेटाबॉलिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फिर आपका मन भी खुश रहेगा। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से, तो मन खुश रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। सो उससे भी ये कई बार डायरेक्ट साइंस में प्रूव करना मुश्किल हो सकता है, बट स्ट्रेस इज ऑल्सो हार्मफुल इन मोर देन वन वेज, है ना। सो एक न्यूरो साइकोसोमैटिक एक्सेस होती है कि आपने मन में जो सोचा वो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा, और फिर हार्मोन्स आपकी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। राइट। सो अगर कोई स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वो एक्सरसाइज करता है, या योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, म्यूजिक थेरेपी, कुछ भी करे, डांस करे, सो दे आर ऑल हेल्पफुल। एंड आई तो स्ट्रांगली बिलीव कि इनमें से कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लें और अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें, ताकि आप बाकी कई सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर से काफ़ी हद तक अपने आप को सेव कर पाएं। जितने भी डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पॉडकास्ट में आते हैं उनका सबका यही जोर होता है कि आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, हॉबीज, एक्सरसाइज, म्यूजिक, कुछ भी करें आप ऐड करें। तो इवन मुझे सारे डॉक्टर्स ने बोला, उसमें आपका भी नाम आप शामिल हो गया कि आपने भी यही बोला। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए या फिर ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए कोई प्रिकॉशनरी वैक्सीन भी आती है? एज ऑफ टुडे कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है, ना ब्रेस्ट कैंसर के लिए ना ओवेरियन कैंसर के लिए। 2 प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन्स हैं, एक लिवर कैंसर से बचाती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि अब बर्थ पर सबको दी जाती है, और दूसरी है HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। एज ऑफ टुडे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए कोई कैंसर वैक्सीन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये मिथ है कि अनमैरिड वुमेन को कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या ऐसा है? ये मिथ नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई अनमैरिड और नली पैरस, यानी उन्होंने बेबी प्रोड्यूस नहीं किया है,
तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू दोज हु हैव प्रोड्यूस्ड किड। सो नल्ली पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि कोई बेबी ना होना एक माइल्ड रिस्क आपका ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ाता है। ये किस एज की ड्यूरिंग की बात? सो जो कहा जाता है कि अगर 30 साल से पहले फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो जाता है, सो इट्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ओके। सो आजकल जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। देर आर मैनी women who are working and because of their professional growth they end up delaying their marriage and childbirth. So that could be a mild risk factor if we talk specifically about breast cancer. अच्छा, कई बार देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस होते हैं उसमें ब्रेस्ट रिमूव भी करना पड़ता है। ये कौन से स्टेज में करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है? ये तब करते हैं जब हम क्योर चेज़ कर रहे हैं। सो स्टेज 1, 2, 3 में ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़े, जिसको हम कहते हैं मेस्टेक्टमी। हालांकि अब ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी हैज़ बीन फाउंड टू बी इक्वली इफेक्टिव फॉर अ लार्ज सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो उसमें जो आउटकम है, सभी केसेस में ब्रेस्ट रिमूव नहीं करने की ज़रूरत होती, सिर्फ लंप रिमूव कर और इलाज किया जा सकता है कंप्लीट। तो अगर ब्रेस्ट रिमूव हुई है तो भी ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन एक बेहतरीन ऑप्शन है। वो इमीडिएटली भी की जा सकती है सेम सिटिंग में, या डिलेड बाद में भी हो सकती है। सो किसी की पहले ऑफर नहीं हुई तो अब वो की जा सकती है। सो ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन इज इन फैक्ट अ गुड वे टू रीस्टोर नॉट ओनली बॉडी इमेज बट ऑल्सो कॉन्फिडेंस, है ना। सो बेहतरीन मतलब ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। वही बात है कि आप सही डॉक्टर से मिलें सही समय पर। आपको वो कौन से 3 हैबिट्स को हमेशा अपने लाइफस्टाइल में या फिर अपने साथ जोड़ के रखनी चाहिए जिससे कि आप कैंसर से थोड़ा बच के रहो? सो 3 आपने बोली, तो हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करें। एक तो जागरूकता बेहद ज़रूरी है। ये सब समझ लें कि ये ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, सो बी अवेयर। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जैसा कि मैंने बताया, वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से भी हो सकती है, डॉक्टरी जांच क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, और फिर स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, MRI या इनका कॉम्बिनेशन, उनके थ्रू एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस ज़रूर करें। तीसरी जो बात है बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एट ऑल एजेस एंड स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो उसमें डाइट भी हेल्दी लें, एक्सरसाइज भी करें जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। दैट मे बी सिंपल वॉक और योगा, प्राणायाम और जॉगिंग और वट एवर, बट डू अंडरटेक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जो आप खामखा की दवाइयाँ ना खाएं। और बाकी अल्कोहल का सेवन स्पेसिफिकली प्रूवन है कि अगर वो करते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, तो उससे दूर रहें। डिओड्रेंट का कोई असर होता है? इसका कोई रिलेशन है आपके कैंसर से? डिओड्रेंट इज़ नॉट लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक एविडेंस, सो उसका रिलेशनशिप नहीं है। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले तो अब ये यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको जाना पड़ेगा। तो इंडिया में कहाँ पर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है? सो कोई एक बेस्ट सेंटर नहीं है, बट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कैंसर का इलाज, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आसानी से अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जागरूकता इस मामले में भी बेहद ज़रूरी है कि कहाँ जाना है, सही समय पर जाना है। ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी अपने ऑडियंस से कि मैं खुद अपोलो हॉस्पिटल्स ने एक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर डेडिकेटेड टू विमेन कैंसर शुरू किया, जिसका नाम है अपोलो एथीना विमेंस कैंसर सेंटर। और ये नई दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में खोला गया है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे कॉम्प्रिहेंसिव वे में, होलिस्टिक वे में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है। सो जैसा कि आप बता रहे थे कि स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन, सभी कुछ फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं। वहाँ हम डाइट, साइकोलॉजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब बातों का भी ध्यान रखते हैं, बोन हेल्थ, फर्टिलिटी, प्रिजर्वेशन, सारी, इट्स अ कंप्लीट केयर बियॉन्ड क्योर।
दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति वाधवा यहाँ पर हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। होप कि जो हमारी ऑडियंस है उसने भी यहाँ पर जो पूरा पॉडकास्ट है उसको देखा है और समझा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति वंस अगेन। थैंक यू, माय प्लेजर। तो आप इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच, क्योंकि हेल्थ पॉडकास्ट लेकर हमें आता रहता हूं और हर टॉपिक पर डिटेल में बात करता रहता हूं। आपके कोई सवाल हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।